हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट क्लासेस में। और मैं ज्योति आप लोगों को हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप सभी के सभी कैसे हैं। तो आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे हों और अच्छी तरीके से स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बिल्कुल भी हम देरी नहीं करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी इकाई 3 कंप्लीट हो चुकी है ना। तो आज हम लोग क्या लेके आए हैं, क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि आप लोग सारा का सारा जितना भी हमारा इकाई 3 में जितनी भी क्लासेस मैंने लगाई है आप लोगों की, आप उसकी रिवीजन करेंगे। यस, तो आप सभी ने रिवीजन की है कि नहीं? यस और नो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मुझे बताइए जल्दी से कि रिवीजन की है कि नहीं की है। तो रिवीजन तो जरूरी है, बिना रिवीजन के तो मजा नहीं आएगा, है ना। रिवीजन होगी तो रिवीजन के साथ जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का हमें तब पता चलता है। वेट कर लेते हैं, सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे एंड देन हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली क्लास हमारी 12 बजे होती है। वो तो आपको पता ही है कि 12 बजे क्लास है जो अभी चल रही है, और रेगुलर जो है 12 बजे ही होगी। तो आप सभी टाइम से आकर ज्वाइन कर लिए। ठीक है, ज्वाइन जो है कीजिए। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता लाइव क्लासेस चल रही है तो लाइव ही चलेगी। और हम लोगों जो यहाँ पर इकाई 3 जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, दोनों काव्य शास्त्र जो है उसके बारे में पढ़ा। और कुछ सब पॉइंट्स भी थे, जैसे कि फंतासी पढ़ा, बिंब पढ़ा, प्रतीक पढ़ा। तो ये सारे हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर अप किए हैं। तो आज उन्हीं के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये आज की हमारी जो क्लास होगी वो किसके ऊपर बेस्ड होगी? महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम आज करेंगे। लेकिन उससे पहले कि जो हमारी रोज की इंफॉर्मेशन होती है, जो भी स्टूडेंट्स नए आते हैं मैं उन्हें बताती हूँ। सबसे पहली चीज, जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे जितनी भी क्लासेस है वो देखने के लिए मिलती रहे। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता भी चलेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, और आप आराम से जो है देख सकते हैं। बाकी जो न्यू आए हैं उन्हें बता दूं कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा इंस्टा अकाउंट है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और इससे करने से क्या होगा? इस करने से ये होगा कि जैसे आपको यूजीसी की वेबसाइट्स पे जाकर ढूंढना पड़ता है, चीजों को ढूंढना पड़ता है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं ढूंढ पाते हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका काम है से जो है ज्वाइन करना, और यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन हम डालेंगे, फिलर फॉर्म वाले डालेंगे। और आपको जो है यहाँ पर सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएगी, चाहे वो एग्जाम को फिलिंग करने की हो, चाहे वो एडमिट कार्ड की हो, चाहे वो आंसर की हो, एवरीथिंग यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि जैसे कि आपको पता है हम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। मेन जेआरएफ इस बार हमने क्या क्रैक करना है स्टूडेंट्स? जेआरएफ हमने जेआरएफ क्रैक करना है। और उसके लिए जरूरी है कि हम एक पेपर की तरफ फोकस ना करते हुए अपने दोनों पेपर की तरफ फोकस करें। ठीक है, तो दोनों पेपर में फर्स्ट पेपर भी आता है और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में हम लोगों की 10 यूनिट्स आती है, जो कि यहाँ आपकी क्लासेस में कवर अप हो जाएगी विद जीके के साथ। एंड सेकेंड क्लास मेरी जो है वो 12 बजे होती है, वो आपने लगानी है। ठीक है, तो ये जो है अभी का जो टाइम शेड्यूल चल रहा है वो है यहाँ पे 9 बजे आपकी जीके की क्लास लग रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, 11 बजे आपकी जो है पेपर फर्स्ट की क्लास लग रही है, तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। अभी 2 बजे वाली जो क्लास है वो नहीं लग रही है। ठीक है, लेकिन 11 बजे वाली जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास लग रही, तो आप उसे अटेंड कर सकते हैं। फिर 12 बजे मेरी क्लास होती है, तो डायरेक्ट आप ये लगा लीजिए कि डायरेक्ट 11 से 12 आप एक बारी में ही जो है 2 क्लासेस आराम से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 9 बजे की क्लास तो आपको सुबह मॉर्निंग में अटेंड करनी पड़ेगी। ये तो बाकी जितनी क्लासेस है, ये सारी की सारी जो क्लासेस है ये तो अलग स्टूडेंट के लिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए है ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन की।
तो एप्लीकेशन में ये है, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर फिलर फॉर्म सर्च कीजिए, तो वहां पर आपको ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको पेपर 2 पेपर 1 का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको फ्री नोट्स मिल रहे हैं। और मैंने बताया था कि अब सारी चीजें अपडेट कर दी गई है, जो भी बीच में छुट्टी की वजह से नहीं हो पाई थी, तो अब सारी चीजें अपडेट हुई है, तो इसलिए आप लोग वहां पर जाइए और जाकर चेकआउट कीजिए, ठीक है। और जितना भी हो सके, मैंने कहा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। लाइव क्लासेस आपको मिल ही रही है, 5000 एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू आपको मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं आपको। तो आप वेबसाइट पे जाइए, वहां आपको सब कुछ अवेलेबल है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट देकर आप लोग जो है अच्छी तरीके से जो है प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ये जो है 100% ऑफ है स्टूडेंट्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे 1 रुपए भी पेड नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस, तो सिलेबस हमारा ये था इकाई 3 का, जिसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना था स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको साहित्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना था, और उसके अंदर आता है काव्य के लक्षण। तो काव्य के लक्षण आप लोगों ने पढ़ा है। फिर आता है काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ठीक है। फिर संप्रदाय पढ़ने थे आपको अलग अलग, रस संप्रदाय, अलंकार, रीति, ठीक है, ध्वनि। तो ये सारे संप्रदाय जो है आपको पढ़ने थे। तो इनके सबसे मेन चीज क्या है, इनकी सबसे मेन चीज ये है कि आपको जो है ये पढ़ना है कि अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने जो है कौन कौन सा सिद्धांत जो है वो दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे रस अलंकार। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए रस के प्रवर्तक कौन हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है, सिंपल सा टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने 30 एमसीक्यूज लेकर आई हूं, जो इसके ऊपर बेस्ड है, मतलब इस पूरे साहित्य शास्त्र के ऊपर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन्हें डिस्कस कर लेंगे। और कल हम जो है यूनिट फर्स्ट करेंगे, तो इकाई फर्स्ट हम करेंगे, और उसका जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे कल को, ठीक है। तो कल की क्लास हमारी उसके ऊपर होगी, तो आज हम इसका एमसीक्यूज करेंगे। तो बताइए रस के, बिल्कुल ठीक है। तो रस के जो प्रवर्तक है वो कौन है, भरत मुनि है। अलंकार के प्रवर्तक कौन है, अलंकार के प्रवर्तक कौन है, बामा है, ठीक है। रीति के प्रवर्तक कौन है, ऋतिक के प्रवर्तक कौन है, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हाँ जी, रीति के प्रवर्तक वामन है, ठीक है। ध्वनि के कौन है, ध्वनि के आनंदवर्धन है। वक्रोक्ति के कौन है, बताइए जल्दी। पढ़ के आए हैं बच्चे, तो आज तो बिल्कुल धूम मचने वाली है। आज सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़कर आए हैं। वक्रोक्ति के जो प्रवर्तक है वो कुंतक हैं, ठीक है। उसके बाद औचित्य आ जाता है, औचित्य के जो प्रवर्तक है वो कौन है, क्षेमेंद्र है। तो ये तो आपको, ये तो बिल्कुल छोटी सी चीज है, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इधर उधर ना जाइए, ये तो आपको डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रस अलंकार रीति ध्वनि वक्रोक्ति और औचित्य, तो ये जो संप्रदाय हैं इनके प्रवर्तक आपको पता होने चाहिए। बाकी इनके डीपली मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ा रखा है। फिर रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति के बारे में आप लोगों को पता है, साधारणीकरण है वो भी पढ़ा रखा है आपको। फिर शब्द शक्ति के बारे में बताया, काव्य के गुण क्या होते हैं, काव्य के दोष क्या होते हैं, उन चीजों की चर्चा भी मैंने आप लोगों के साथ की है। उसके बाद आता है प्लेटो। प्लेटो का कौन सा सिद्धांत दिया था, प्लेटो ने अपना काव्य सिद्धांत दिया था कि काव्य कैसा होना चाहिए, कविता कैसी होनी चाहिए। यह सिद्धांत किसने दिया था, प्लेटो ने दिया था। बार बार आपको रिमाइंड करवा रही हूं, ठीक है। अरस्तु, अरस्तु के कितने सिद्धांत थे, सबसे पहली चीज अरस्तु के 3 सिद्धांत थे। कौन कौन से सिद्धांत थे, अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत। अच्छा, विरेचन सिद्धांत के अंदर ही आ जाता है त्रासदी सिद्धांत, ये कोई अलग से सिद्धांत नहीं है। विरेचन सिद्धांत के अंदर ही हम त्रासदी सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स ये इसके भीतर ही आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का कौन सा सिद्धांत दिया था, काव्य भाषा सिद्धांत। इन्होंने काव्य पे तो बल दिया ही दिया, कविता पे तो बल दिया, बट कविता के साथ साथ भाषा पर भी बल दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, काव्य भाषा सिद्धांत।
आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रही ताकि आपको याद हो जाए कि वर्ड्सवर्थ का ये सिद्धांत था, कॉलरिज का ये था, ठीक है। इस वजह से मैं नहीं चाहती आप साहित्य शास्त्र में एक भी नंबर जो है छोड़ कर आए, पूरी तरीके से कर आना अटेम्प्ट इसको। कुछ नहीं होगा, कोई इतना हार्ड पेपर नहीं है स्टूडेंट्स, कोई इतना हार्ड पेपर नहीं है, वेरी इजी पेपर। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ अपने दिमाग को इधर उधर घुमाना है, चीजें वैसी की वैसी ही है, बस थोड़ा सा वो क्वेश्चन को घुमा के डालते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो सही में कि यार ये कैसे क्वेश्चन आ गया, अरे ये एक्चुअली टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, दाएं बाएं सब तरीके से क्वेश्चंस बना लिया करो कि हाँ इस टॉपिक्स में से यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो फिर आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं कॉलरिज। कॉलरिज का कौन सा सिद्धांत था, कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत, ठीक है। टीएस इलियट की बात करूं तो टीएस इलियट का था निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सिद्धांत किसके थे, इलियट के थे। फिर आ जाता है आईए रिचर्ड। आईए रिचर्ड का कौन सा सिद्धांत थे, आईए रिचर्ड के 3 सिद्धांत दिए थे आईए रिचर्ड ने। कितने सिद्धांत दिए थे, 3 सिद्धांत दिए थे आईए रिचर्ड ने। पहला मूल्य सिद्धांत, दूसरा संप्रेक्षण सिद्धांत और तीसरा क्या था हमारा, काव्य भाषा सिद्धांत, ठीक है। फिर हमने छोटे छोटे सब टॉपिक्स पढ़े, रूसी रूपवाद हो गया, ठीक है, समीक्षा होगी, नई समीक्षा जो हमने पढ़ी, मिथक हो गया, फंतासी हो गया, कल्पना हो गया, प्रतीक हो गया, और लास्ट में हमने बिम पढ़ा और बिम के बारे में हमने डिस्कशन की। तो आई होप ये सिलेबस था आपका और आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा। तो इसी में से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब इसमें से होंगे और जो है अच्छी तरीके से अब आप लोग जो है उसका उत्तर भी दोगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, चलो सभी स्टूडेंट बिल्कुल रेडी हो जाएंगे अच्छी तरीके से आंसर्स देने के लिए। तो सबसे पहले है क्वेश्चन, पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को, रूढ़ शब्द करवाया है, योग रूढ़ शब्द करवाए हैं, है ना। तो रूढ़ शब्द में क्या था कि जिसको बिल्कुल अगर हम अलग अलग करें तो उसका कोई अलग से अर्थ ना बने, वो अपने आप में ही क्या हो, रूढ़ हो, अपने आप में कहीं और ना हो, प्रयुक्त होता हो, ठीक है। तो ऐसा शब्द, अगर मैं मलयज की बात करूं तो मलयज, मल अलग यज अलग, 2 शब्द बन रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा है, योग रूढ़ है, ये कौन सा शब्द है, योग रूढ़। जलज की बात करूं तो जलज, जलज जो है वो क्या है, अपने आप में ही योग रूढ़ है, 2 सेंटेंसेस को मिलाकर बना है। पंकज की बात करूं तो पंकज भी 2 सेंटेंसेस को मिलाकर बना है। तो इसका आंसर क्या होगा, वैभव, ठीक है। वैभव, वैभव को मलयज, वैभव जो है, वैभव क्या होता है, ऐश्वर्य, है ना, ऐश्वर्य वैभव। तो ये वैभव क्या है, वैभव यहां पर रूढ़ शब्द है, क्योंकि अगर हम इसको अलग करेंगे तो इसका कोई भी शब्द नहीं बनेगा, तो यह अपने आप में ही क्या है, रूढ़ है। तो निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, वैभव। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, वैभव। क्या है इसका आंसर, वैभव। मैं बाकी मिटा देती हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, है ना, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, वैभव। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों, निर्वेद्र, रति, श्रृंगार या गलानी। तो इसका स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव मैंने क्या कहा था, वे भाव जो हमारे भीतर ही रहते हैं हमेशा, ठीक है, वो हमारे स्थायी रूप से हमारे भीतर ही रहते हैं। जिन रसों की मैंने बात की थी, जो रस हमारे भीतर हमेशा रहते हैं, जब हम जैसे कोई नाटक देख रहे, कुछ देख रहे हैं और जब देखकर उसमें कोई रोने वाला सीन चल रहा है तो क्या होता है, देखकर हमारे आंसू निकल आते हैं। हंसने वाला सीख रहे, कॉमेडी चल रही है तो हम लोग हंसने लग जाते हैं अपने आप। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर पहले से ही है अंदर, है ना, बस उसे निकालने के लिए किसी ना किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। वो काव्य भी हो सकता है, वो जो है नाटक हो सकता है, वो साथ ही साथ टीवी में जो भी आता है, मूवीज, सीरियल्स वगैरह, वो सब भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। पर यहां पर शांत रस की बात की जा रही है, जो शांत रस होता है उसका स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों यहां पर
निर्वेद्र है। तो निर्वेद में क्या है, निर्वेद्र में यहाँ पर क्या होता है, निर्वेद का अर्थ क्या है, निर्वेद का अर्थ होता है गलानी या फिर घृणा, किसी से घृणा का भाव हो, गलानी का भाव हो, ठीक है। तो ये सारे जो स्थायी भाव के रूप में किसके भीतर होते हैं, शांत रस के अंदर माने जाते हैं स्थायी भाव के रूप में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को, ठीक है, मैं इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कमाइनी किसकी रचना है। तो जितने भी मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मास्टर की है, एमए वाले स्टूडेंट्स, तो मास्टर वाले सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि कमाइनी किसकी रचना है, बताइए जल्दी। तुलसीदास की है, निराला जी की है, जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रानंदन पंत की है। यस, तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद इनका, इसका जो है राइट आंसर है। तो कमाइनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये तो एमए की फर्स्ट चैप्टर में ही जो है आ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है। दोस्तों ध्यान दीजिए प्रश्न की ओर, प्रश्न ध्यान से समझे। 8 मानी है, तो ऐसा कौन से आचार्य जिन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। तो दंडी है, धनंजय है, रुद्रट है या अभिनव गुप्त है, बताइए। बिल्कुल, इसका आंसर क्या है, दंडी है, ठीक है। तो दंडी है इसका आंसर, और कोई नहीं है। दंडी ने ही जो है रसों की संख्या जो है 8 मानी है, और उन्होंने 8 रस की जो है बारे में उन्होंने बताया भी है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो ये प्रश्न तो मैंने आपको शायद क्लासेस में भी आई थिंक डाला था। तो पॉलिटिक्स जो है वो किसकी रचना है, अरस्तु की है, आनंदवर्धन की है, रुद्रट की है या मम्मट की है। आई थिंक नेगलेक्ट है। अगर आप लोग जो है एलिमिनेशन मेथड भी लगाएंगे ना, तो भी आराम से आपके प्रश्नों के उत्तर बन जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाइए कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी कैंसिल है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल है, ये नहीं हो सकता। लास्ट में आपके पास 2 ऑप्शन में कोई डाउट रहेगा, तो उनमें से भी आप आराम से इजीली अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड भी आप लोग यूज कर सकते हो, बट यहां पर तो श्योरिटी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स किसकी रचना है, बताइए जल्दी। अरस्तु की, ठीक है। तो पॉलिटिक्स किसकी रचना है, अरस्तु की रचना है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स अगर अरस्तु की बात करूं, तो अरस्तु ने तो बहुत सारी रचनाएं दी है दोस्तों। उनकी रचनाएं बहुत सारी है, भौतिकी के ऊपर जो है, राजनीति के ऊपर ये पॉलिटिक्स है वो तो है ही है। नाटक बनाए हैं उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कविताएं बनाई है, आध्यात्मिकता के ऊपर बनाया है, नीति शास्त्र के ऊपर बनाया है, जीव विज्ञान के ऊपर बनाया है। तो उनके तो काफी सारी रचनाएं उन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर जो है अरस्तु ने बनाया है। तो पॉलिटिक्स भी उसी में से एक रचना उनकी है, ठीक है। आगे चलें, आगे आता है अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रवर्तक क्रोचे कहां का निवासी थे, कहां के निवासी थे, के आएगा यहाँ पे, ठीक है। कहां के निवासी थे, बताइए जल्दी। अभिनव जो अभिव्यंजना सिद्धांत दिया था क्रोचे ने, ये मैंने करवाया है आप लोगों को। तो वो कहां के निवासी थे, उनका निवास स्थान बताना है। फ्रांस के थे, इटली के थे, यूनान के थे या इथोपिया के थे, बताइए जल्दी। तो दोस्तों इसका आंसर है इटली। कहां के निवासी थे वो, इटली के निवासी थे। तो यहां पर क्रोचे इटली के निवासी थे, तो याद कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वें प्रश्न में हमारा 7वां प्रश्न क्या है, काव्य की अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। जो काव्य है उसमें अनुकृति सिद्धांत पढ़ा था हम लोगों ने, काव्य में अनुकृति सिद्धांत, ठीक है। उसके प्रवर्तक पूछा है कि यहां पर उसके प्रवर्तक कौन है अनुकृति के। तो अरस्तु है, प्लेटो है, इलियट है या हीगल है, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अरस्तु। तो अरस्तु ने ही अनुकृति का सिद्धांत जो था वो
दिया था, अनुकृति का सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु ने काव्य का कौन सा भेद नहीं माना? ध्यान दीजिए प्रश्न पर, नहीं माना बोला है, नहीं माना, कौन सा सिद्धांत नहीं माना? तो अरस्तु के अगर आप चीजें याद करोगे तो अरस्तु में देखो त्रासदी की बात हुई थी, बिल्कुल हुई थी, त्रासदी की बात बिल्कुल हुई थी, ठीक है। गीति की बात हुई थी, जी बिल्कुल गीति की बात भी हुई थी। रौद्र की बात हुई थी, रौद्र स्रोत की, तो बिल्कुल उनके स्रोत में ऐसा था, बिल्कुल त्रासदी में भी रोना था, सारा कुछ था, तो रौद्र तो स्रोत होगा ही, ठीक है। तो ये सब चीजों की बात थी, बट अगीत जो था वो नहीं था। तो यहां पर इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, आंसर जो होगा सच, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं, नेगेटिव उसमें बात की गई है, तो नहीं बोल रहे, तो इसका आंसर है अगीत। अगीत जो है वो अरस्तु के काव्य का भेद नहीं है, ठीक है। बाकी त्रासदी, गीति और रौद्र स्रोत है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत के प्रस्थापक हैं। जो वस्तुनिष्ठ समीकरण है उसके प्रस्थापक कौन है? वस्तुनिष्ठ समीकरण याद होगा, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जब मैंने आप लोगों की क्लास ली है तो मैंने आप लोगों को जिसने ये सिद्धांत दिया था उसके बारे में जब बताया था, तो मैंने उनके साथ साथ उनका एक ये वाला सिद्धांत भी बताया था, वस्तुनिष्ठ का समीकरण सिद्धांत। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं था, बट मैंने इसकी जो चर्चा थी वो की थी। तो बताइए, कॉलरिज का है, टीएस इलियट का है, आइए रिचर्ड का है, या क्रोचे का है? कीजिए, बताइए जल्दी। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ समीकरण जो सिद्धांत था, वस्तुनिष्ठ समीकरण जो सिद्धांत था वो किसका था? टीएस इलियट का। किसका सिद्धांत था? टीएस इलियट का जो है सिद्धांत था, और टीएस इलियट ने जो है अपने सिद्धांत में इसका वर्णन भी किया है। तो उन्होंने अपने और भी सिद्धांत दिए थे टीएस इलियट ने, ठीक है, और उन्हीं में से एक सिद्धांत जो है वो ये भी माना जाता है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? तो इसका आंसर क्या होगा? टीएस इलियट, जिन्होंने वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत भी दिया था। तो अगर इलियट की हम बात करें तो इलियट के और भी सिद्धांत थे, कौन कौन से बताइए जल्दी फटाफट। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा, ये दो सिद्धांत और भी थे, और उसके बाद तीसरा सिद्धांत उनका था वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। क्लियर है? आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या है? 10th क्वेश्चन हमारा है, अरस्तु ने किस काव्य सिद्धांत की स्थापना की थी? तो अरस्तु ने किस काव्य सिद्धांत की स्थापना की थी? विरेचन की स्थापना की थी, अभिव्यंजना की स्थापना की थी, वस्तुनिष्ठ समीकरण। देखो वस्तुनिष्ठ तो पहले कैंसिल हो गया ना, देखो वस्तुनिष्ठ जो है वो पहली कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो तो टीएस इलियट थे, तो अरस्तु तो थे ही नहीं, तो ये तो पहली हट गया। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये भी हट गया। क्यों हट गया? क्यों हट गया ये? क्योंकि ये भी किसका है? इलियट का था सिद्धांत। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा और वस्तुनिष्ठ समीकरण, ये इलियट के सिद्धांत थे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। मैंने कहा ना, जहां आपको क्वेश्चन में दिक्कत आती है वहां आप कौन सा मेथड अपनाओगे? एलिमिनेशन मेथड। क्यों? एलिमिनेशन मेथड से भी जो इस क्वेश्चन की आपको श्योरिटी नहीं होगी वो आपको थोड़ा थोड़ा करके श्योर होने लगेगा कि ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये दो सिद्धांत को हटा लीजिए, निर्व्यक्तिकता का और वस्तुनिष्ठ का। अब रह गए अभिव्यंजना और विरेचन। अगर ध्यान देंगे तो अभिव्यंजना सिद्धांत था जो वो किसने दिया था? क्रोचे ने दिया था, याद है कि नहीं? क्रोचे ने अभिव्यंजना सिद्धांत दिया था, और अभी हमने पिछले जो क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, उसमें भी डिस्कस किया, अभिव्यंजना सिद्धांत क्रोचे ने दिया था, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो कितना इजी है देखो, एलिमिनेशन मेथड भी आप लगा सकते हो। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों हट गए, तो अब राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? विरेचन होगा, और क्या होगा? ठीक है। तो अरस्तु ने काव्य सिद्धांत की किस काव्य सिद्धांत की स्थापना की थी? विरेचन सिद्धांत की, ठीक है। तो और कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी मुझे अभी, कौन कौन से सिद्धांत दिए थे अरस्तु ने? अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत दिया था और विरेचन का सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर ही त्रासदी का सिद्धांत भी आता है, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें।
लिरिकल ब्लैडर, लिरिकल ब्लैड लिख दिया यहाँ पे, ब्लैडर, ठीक है। तो लिरिकल ब्लैडर के रचयिता कौन थे, बताइए कौन है लिरिकल ब्लैडर के रचयिता? टी.एस. इलियट है, कॉलरिज है, वर्ड्सवर्थ है, या फिर प्लेटो है, बताइए। लिरिकल ब्लैडर, जी, तो इसका आंसर क्या है? वर्ड्सवर्थ। लिरिकल ब्लैडर के रचयिता कौन है? वर्ड्सवर्थ। तो जिनका आंसर, जिन स्टूडेंट्स का आंसर ये है और जिन्होंने ये गेस भी किया है ना, जिनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, तो वो बिल्कुल सही है और ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आप अपने माइंड में देखते रहिए कि आपने जिस तरीके से पढ़ा है या आपने जितनी भी क्लासेस अटेंड की है, उन क्लासेस में आपको जो भी समझ में आया है उसके मुकाबले क्या आप इन एमसीक्यूज को कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी आधी तैयारी होगी। अब आपको एक बार सिर्फ रिवीजन करने की अच्छी तरीके से जरूरत है, ठीक है। और जो तो बहुत अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं उनको तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब आ जाता है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या है? किसने चित्र काव्य को काव्य मानने से पूर्णतः इंकार कर दिया था? चित्र काव्य, जो चित्र काव्य थे कि काव्य जो है चित्र के माध्यम से जो दिखाए जाते हैं, उस चित्र काव्य की बात कर रहे हैं कि उसे मानने से किस जो है रचयिता ने जो है मना कर दिया था। तो भरत मुनि थे, विश्वनाथ थे, ठीक है, रुएक थे, या जो है शरदातने थे या शरदातने थे। तो कौन थे? क्या आंसर होगा इसका? चित्र काव्य को काव्य मानने से जिन्होंने इंकार किया था। तो दोस्तों इसका आंसर है रुयक। जो रुयक थे उन्होंने जो है चित्र काव्य को काव्य मानने से साफ मना कर दिया था, ठीक है, कि ये कोई काव्य नहीं होता है और ऐसा काव्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, वाक्यो रसात्मक काव्यम नामक साहित्य की परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? ठीक है, कि रसों को ही काव्य की, रस और वाक्य को, वाक्य में जो रस होते हैं उन वाक्य को ही काव्य की आत्मा मानना चाहिए। यह परिभाषा किसने दी थी? मम्मट ने दी थी, विश्वनाथ ने दी थी, वामन ने दी थी, या बामन ने दी थी? उत्तर दीजिए जल्दी से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है बताइए? इसका आंसर जो है विश्वनाथ है। तो विश्वनाथ जी ने ये परिभाषा दी थी कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, मतलब जो वाक्य है, जिन वाक्यों में रस का प्रयोग किया जाता है वही वाक्य जो है रस की आत्मा कहलाते हैं, वही काव्य जो है काव्य की आत्मा कहलाते हैं, ठीक है। तो वो विश्वनाथ ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, वामन किस प्रकार के आचार्य है? तो वामन किस प्रकार के आचार्य है? रसवादी आचार्य, मतलब रस की उन्होंने परिभाषा दी होगी तो रसवादी आचार्य होंगे, अलंकार की दी होगी तो अलंकारवादी होंगे, रीति की दी होगी तो रीतिवादी होंगे, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन यार, इन क्वेश्चन में तो सोचने की भी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, फटाफट आंसर आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है रीतिवादी। तो वामन एक रीतिवादी जो है आचार्य थे, जिन्हें जो है रीति के प्रवर्तक भी माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं, हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो है प्रतीक। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को प्रतीक वाला टॉपिक पढ़ाया था, प्रतीक। तो चातक आएगा, चातुक नहीं, चातक आएगा, ठीक है, चातुक नहीं है, चातक। चातक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चातक शब्द का प्रयोग पहले के टाइम पर, मैंने कहा था कि जो पुराने रचनाकार होते थे, जो काव्य की संरचना करते थे, वो क्या करते थे कि वो पुराने जो शब्दों को इस्तेमाल करते थे, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल अभी भी करते हैं अपने काव्य में किसी चीज को बताने के लिए। जैसे कि प्रतीक का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति को जो है कोई मूर्ख है तो उसकी मूर्खता दिखाने के लिए हमने उसके लिए गधे शब्द का प्रयोग कर लिया। तो क्या है, आगे जितने भी लोग आए फिर उन्होंने क्या है, किसी भी चीज को मूर्ख बताने के लिए गधे शब्द का ही प्रयोग करने लग गए, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्रतीक है, जिसके प्रतीक के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये मूर्खता की बात
कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतीक शब्द है, तो चातक जो है वो किसके लिए प्रयोग होता है? तो चातक जो है वो उस टाइम पर जो लोग इस्तेमाल करते थे, तो आज भी जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द क्या है? माया है, भ्रम है, छल है या संसार है? दोस्तों इसी तरीके के प्रश्न जो है यूजीसी नेट में आते हैं, सो आप जितनी अच्छी तरीके से ऐसे ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपका ये कवर अप होगा। तो इसका आंसर क्या है कि चातक जो है वो भ्रम, भ्रम के लिए जो है चातक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी कवि है वो जब काव्य की संरचना करता है, तो जब उसे कोई भ्रम वाली चीज जो है वो बतानी होती है, भ्रम बताना होता है, तो वो वहां पर चातक शब्द का प्रयोग अपनी काव्य की संरचना में करता है। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साइंस एंड पोइट्री। साइंस और पोइट्री की रचना कब हुई थी? साथ साथ ये भी पढ़ते जाइए। साइंस एंड पोइट्री की रचना 1926 ईस्वी में हुई थी। कौन सी ईस्वी में? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए सारे के सारे, कौन सी ईस्वी? 1926। साथ साथ लर्न भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू का मतलब यहां पर लर्निंग करवाना है, एक तरीके से रिवीजन करवाना है। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ में, हम उसके साथ साथ के सारे आसपास के जितने पॉइंट्स है वो भी कवर अप कर रहे हैं ना। तो साइंस एंड पोइट्री जो है वो किसकी रचना है वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये इसका सन भी आपको पता चल जाएगा, 1926। तो 1926 में साइंस एंड पोइट्री जो रचना थी वो आई थी, और उसकी रचना किसने की थी? तो आइए रिचर्ड ने की थी, मैथ्यू ऑर्नाल्ड ने की थी, टीएस इलियट ने की थी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आई ए रिचर्ड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आई ए रिचर्ड। और आई ए रिचर्ड की अगर मैं बात करूं तो बताइए जल्दी, आई ए रिचर्ड का कौन कौन सा सिद्धांत था? जल्दी हरी अप, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आई ए रिचर्ड के कौन कितने सिद्धांत थे और कौन कौन से थे? ठीक है दोस्तों, तो आइए रिचर्ड के 3 सिद्धांत थे, मूल्य के सिद्धांत, संप्रेक्षण का सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत। मूल्य का सिद्धांत, संप्रेक्षण का सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत किसका था? आइए रिचर्ड का सिद्धांत था। आई होप आप लोगों को साथ साथ क्लियर हो रहा है, मेरी रिवीजन अच्छी तरीके से हो रही है। ठीक है, आप लोगों को रिवीजन अच्छी तरीके से हो रही है, आई होप, है ना। आगे 17 क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 17 क्वेश्चन है हमारा, ध्वन्याचार्य ने ध्वनि काव्य के कितने प्रधान भेद किए हैं? तो ध्वनि जो आचार्य हैं उन्होंने ध्वनि काव्य के कितने प्रधान भेद किए हैं? तो 2 किए हैं, 5 किए हैं, 7 किए हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? तो अगर आप ध्यान देंगे ध्वनि काव्य जो है उसमें प्रधान भेद कितने बताए गए हैं? बताइए। देखिए 2 ही ऑप्शन है आपके इसमें, देखो ध्वनि अगर काव्य की मैं बात करती हूं तो ध्वनि काव्य में आपके 2 ही ऑप्शन है, एक तो है 3, एक तो है 5। 3 बताए हैं और 5 बताए हैं। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 5 बताए हैं, अगर मेनली देखा जाए तो 3 बताए हैं, पर यहां पे 3 का ऑप्शन नहीं है, तो आप किस पे टिक करेंगे? आप किस पे टिक करेंगे? 5 पे टिक करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसका आंसर है 5। तो ध्वन्याचार्य जो थे उन्होंने ध्वनि के कितने भेद माने हैं? 5 भेद माने हैं। 3 जो थे वो बता देती हूँ, 3 कौन कौन से थे? अलंकार ध्वनि था, ठीक है, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि और रस ध्वनि। अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि और रस ध्वनि, ये 3 तो थे ही थे, लेकिन उन्होंने मेनली 5 जो है वो बताए थे। तो 5 में उन्होंने जो है अभिधा मूला जोड़ दिया था और लक्षणा मूला जोड़ दिया था। तो कितने हो गए? पहला हो गया लक्षणा मूला, दूसरा क्या हो गया? अभिधा मूला, ठीक है, फिर क्या हो गया? अलंकार ध्वनि, फिर वस्तु ध्वनि, सॉरी वस्तु ध्वनि नहीं, वस्तु ध्वनि, हाँ वस्तु ध्वनि और रस ध्वनि। ठीक है, ये 5 हो गए, अभिधा मूला, लक्षणा मूला, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि और वस्तु ध्वनि। तो ये 5 जो है, ये 5 जो है ध्वनि के भेद बताए थे, प्रधान भेद बताए थे। आई होप आपको क्लियर हो गया। आगे चलूं,
18 क्वेश्चन क्या है हमारा? साहित्यिक प्रयोग से पहले फ्रांसीसी दृष्टि से रोमांटिक का क्या अर्थ है? फ्रांसीसी दृष्टि से रोमांटिक का क्या अर्थ है? रोमांटिक, ठीक है, क्या अर्थ है? कल्पनाशील, साहसशील, भावनाशील या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए पहले फोकस कीजिए टॉपिक पे। कभी भी प्रश्न आता है हमेशा टॉपिक पे घुस जाइए, टॉपिक पे चाहिए सीधा। टॉपिक क्या था हमारा? रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म में क्या? स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद में क्या था? जो कवि था वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अपनी भावनाओं में बह रहा था और अपनी जो जितनी भी उसकी भावनाएं हैं उन सबको काव्य में डाल रहा था। उसमें वो अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहा था, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था और अपनी भावनाओं को पूरा उसमें डाल दे रहा था। और जो है गंदे अभीष्ट जो शब्द होते हैं उन शब्दों का प्रयोग वहां पर किया जा रहा था, है ना? यही तो था रोमांटिसिज्म। और इसको बंद करने के लिए नई समीक्षा आई थी, कि नई समीक्षा का आना मेन मोटिव यही था कि भावनाओं पे कंट्रोल किया जाए, बल्कि काव्य की तरफ फोकस किया जाए। व्यक्ति है, व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, जो उसकी अनुभूति है, उसकी तरफ कम ध्यान दिया जाए, कम फोकस किया जाए। यही था मेन मकसद उसका। तो रोमांटिसिज्म का पूरा जो कनेक्शन था वो किससे था? भाव से था, क्योंकि जो उसके भीतर भाव आ रहे थे कवि के भीतर, वो सब अपने काव्य में डाल रहा था। ठीक है, तो यहां पर कौन सा होगा? भावनाशील। क्या होगा? भावनाशील। इसका आंसर क्या होगा? भावनाशील। आई होप क्लियर है। देखो माइंड को क्लियर कीजिए। जब भी मैं आपसे कोई प्रश्न पूछती हूं सबसे पहले उस टॉपिक के भीतर जाइए, उस टॉपिक के अंदर जाइए। ये आपको एक टीचर जो है आपको गाइड कर रही है कि आपको क्या करना चाहिए। उस टाइम पर आपको टॉपिक के अंदर घुसना है। मैंने टॉपिक में क्या क्या पढ़ाया है उसको रिमेंबर करना है, पूरा रिमाइंड करना है क्या क्या बताया मैम ने, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने नतीजे पे पहुंचना है। ठीक है, सो फटाफट। तो यहाँ पे आ गया भावनाशील, बाकी सब तो कैंसिल ही है पूरी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे 19 का आंसर क्या है? अलंकृत बिंबों में किसका सहारा लिया जाता है? दोस्तों यहाँ पे अलंकृत बिंबों की बात की जा रही है, और हमारी पिछली क्लास किसके ऊपर बेस्ड थी? अलंकारों बिंबों के ऊपर जो है बेस्ड थी। मैंने आंसर ही बता दिया। ठीक है, तो अलंकृत जो बिंब है उसमें किसका सहारा लिया जाता है? तो अलंकृत बिंबों में रसों का सहारा लिया जाता है, वक्रोक्ति का सहारा लिया जाता है, अलंकारों का सहारा लिया जाता है, या औचित्य का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें किसका सहारा लिया जाता है? तो अलंकृत बिंबों में अलंकार का सहारा लिया जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आंसर बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अलंकारों का सहारा यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है अलंकृत बिंब, अब थोड़ा सा आसपास का जो चीजें होती है उसकी तरफ भी हमें जो है फोकस करना होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको जो है याद रहे, है ना? तो अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, वो आपको पता चल गया किसमें? अलंकृत बिंब में। अब आगे आ जाता है हमारे पास बिंब का एक भेद जो होता है वो प्रत्यक्ष बिंब भी होता है। प्रत्यक्ष बिंब पढ़ा था हम लोगों ने कल को, और किस दृष्टि से जो है उसे विभाजित किया गया है? तो बिंब का एक भेद प्रत्यक्ष बिंब है। किसकी दृष्टि से जो है इसको विभाजित किया गया है? स्वरूप की दृष्टि, प्रेरक अनुभूति, अभिव्यंजना या काव्यार्थ? तो इन चारों में से बताइए कौन सा है? प्रत्यक्ष बिंब किसके भीतर आता है? कौन से बिंब के भीतर आता है? मैंने जो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार बताया था उसमें कोई और नाम लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आप लोगों को उस टाइम भी बताया था कि इसे कोई दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और वो कौन सा नाम था? तो इसका आंसर है अभिव्यंजना। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? अभिव्यंजना के नाम से जाना जाता है। तो बिंब का एक भेद प्रत्यक्ष बिंब है। ठीक है, और इसमें प्रत्यक्ष बिंब में ही उसे अभिव्यंजना, जो अभिव्यंजना है उसके अंदर आ जाते हैं प्रत्यक्ष बिंब। ठीक है, और प्रत्यक्ष बिंब के साथ साथ अलंकृत बिंब भी आ जाता है। तो प्रत्यक्ष बिंब आता है और अलंकृत, ये दो बिंब जो है इसके अभिव्यंजना के भीतर आते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। 21वें प्रश्न हमारा क्या है? तो 21वां प्रश्न है हमारा, काव्यार्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से बिंब का कौन सा भेद है? तो काव्यार्थ की दृष्टि से बताइए। बिंब की बात कर रहे हैं ना, तो बिंब को याद कीजिए, पूरा का पूरा बिंब का जो चार्ट था, जो चार्ट आपको मैंने करवाया हुआ है उस चार्ट को याद कीजिए। उसमें मैंने काव्यार्थ की दृष्टि से कौन सा भेद जो है बताया है? तो अमूर्त है, तत्कालीन है, संश्लिष्ट है, या अलंकृत है? तो अलंकृत तो नहीं है, पीछे देखो अलंकृत मैंने आपको बताया पीछे,
तत्कालीन और अमूर्त तो यहाँ पे कहीं पे भी डिस्कशन इसकी हुई ही नहीं है बिंबों में, ठीक है। तो कौन सा आंसर है इसका? संश्लिष्ट, ठीक है। तो संश्लिष्ट जो है इसका अर्थ है, तो काव्यार्थ की दृष्टि से बिंब का कौन सा बिंब है यहाँ पे? संश्लिष्ट बिंब है। और संश्लिष्ट के साथ एक और ही था, सिर्फ दो बिंबों की चर्चा हुई थी काव्यार्थ की दृष्टि में। काव्यार्थ की दृष्टि से दो बिंबों की चर्चा हुई थी। अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसके साथ वाला कौन सा था, संश्लिष्ट के साथ वाला कौन सा था वो बताइए मुझे। ठीक है, तो इसके साथ वाला कौन था? इकल बिंब। इकल बिंब जिसको मुक्तक बिंब भी कहा जाता है, मुक्तक बिंब भी कहा जाता है इकल बिंब को, ठीक है। तो वो जो है इसके साथ आएगा। तो संश्लिष्ट बिंब और इकल बिंब जो है वो काव्यार्थ की दृष्टि से जो है बिंब माने जाते हैं। उसके बाद 22वां प्रश्न क्या है? 22वां प्रश्न है बिंब का प्रमुख कार्य क्या है? बिंब का प्रमुख कार्य क्या है? अब देखो बिंब का काम क्या होता था? कल्पना। देखो सबसे पहले क्या आएगा माइंड में? कल्पना। कल्पना, जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने क्या बनता है? एक बिंब बनता है। और वो बिंब भी कैसे क्रिएट होता है? पहले एक चीज आती है, फिर दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज जुड़ती है, फिर तीसरी जुड़ती है, फिर चौथी जुड़ती है, और ऐसे ऐसे करके एक सीन क्रिएट हो जाता है, एंड दैट सीन इज कॉल्ड अ बिंब, ठीक है। वो सीन क्या कहलाता है? बिंब कहलाता है, ठीक है। तो बिंब का प्रमुख कार्य क्या है? बिंब का प्रमुख कार्य है क्या है? संप्रेक्षता है। तो बिल्कुल है, क्योंकि उससे हमें पता चल रहा है ना, जब हम कविता में कवि जो होता है वो अपनी काव्य में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और उन शब्दों को आपको समझ में भी आ रहा है क्योंकि आपके सामने एक बिंब बनता जा रहा है, तो संप्रेक्षण तो हो रहा है ना, बोधगम्यता है, बोध हो रहा है, यस, हम जान पा रहे हैं, अभिदा तो हो रहा है ना, जो वो बोल रहा है वही तो हमें समझ में आ रहा है, तो बोधगम्यता है। कवि की जो है अनुभूति को तीव्र करना होता है, जो कवि की अनुभूति है, जो उसके जीवन में अनुभूति हुई है उसको तीव्र करना है, तो हाँ ये भी है। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? उपरोक्त सभी। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं 23वें प्रश्न में। 23वां प्रश्न है कॉलरिज का जन्म काल कब का है? बताइए जल्दी से मुझे, कॉलरिज का जन्म काल कब का है? 1832 का, 1762 का, 1741 का, 1772 का? बताइए कॉलरिज का जन्म काल कब का है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है 1772। कॉलरिज का जन्म काल जो है वो कब का है? 1772 का है, ठीक है। और साथ ही इनकी मृत्यु भी जो है वो याद कर लीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं 24वें प्रश्न में। 24 प्रश्न है हमारा, राजशेखर ने प्रतिभा के कितने प्रकार माने हैं? राजशेखर की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस समय मैंने पढ़ाया था मैंने बताया था राजशेखर का वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। और देखिए यहाँ पे प्रश्न आ रखा है, राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद माने हैं या कितने प्रकार माने हैं? 8 माने हैं, 6 माने हैं, 2 माने हैं, 5 माने हैं? टॉपिक पे जाइए, टॉपिक से याद कीजिए, फिर याद कीजिए राजशेखर किसमें थे और उन्होंने क्या कितने भेद माने और कौन कौन से माने हैं। ठीक है, तो राजशेखर ने, इसका आंसर है राजशेखर ने जो है 2 भेद माने हैं प्रतिभा के। कितने भेद माने हैं? 2 भेद माने। कौन कौन से? काव्येत्री प्रतिभा और भावेत्री प्रतिभा, ये 2 ही तो भेद माने थे, 2 ही तो प्रतिभा बताई हुई थी। प्रतिभा से भी आपको याद आना चाहिए, पीछे से प्रतिभा ही तो पढ़ रहा है। काव्येत्री प्रतिभा और भावेत्री प्रतिभा, ये 2 भेद बताए थे राजशेखर ने और उनके अनुसार इसका वर्णन किया गया था। उसके बाद है कवि प्रिया के लेखक कौन है? कवि प्रिया के लेखक कौन है? केशव दास है, भूषण है, चिंतामणि है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? बताइए कवि प्रिया के जो लेखक है वे कौन है?
ठीक है, तो यहाँ पे कवि प्रिया के लेखक कौन है? केशव दास। तो इसका राइट आंसर है केशव दास। तो जिन स्टूडेंट का ये आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अपने प्रश्न में आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? अलंकारों को काव्य की आत्मा किसने माना है? अलंकारों को काव्य की आत्मा, तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, चर्चा की आप लोगों के साथ कि रस के कौन थे? भरत मुनि थे। इसी तरीके से अलंकार के कौन है? रीति के कौन है? औचित्य के कौन है? ध्वनि के कौन है? ये सारे जो है मैंने आप लोगों के साथ जो है डिस्कस किए। ठीक है, तो बताइए जल्दी, अलंकारों के कौन है? अलंकारों की जो किसने जो है काव्य की आत्मा माना है अलंकारों को? वैसे अगर बात करें अलंकारों की, तो अलंकारों में दंडी ने भी जो है अलंकारों का जो है डिफाइन किया है अलंकारों को, और बामन ने भी किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला काव्य की आत्मा किसने माना है, तो काव्य की आत्मा जो है बामा ने माना है, क्योंकि वही इसके प्रवर्तक जो है वो मेनली रहे हैं। वैसे तो दंडी भी जो है माने जाते हैं कहीं कहीं, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बामा होगा, क्योंकि अलंकारों को काव्य की आत्मा जो है वो बामा ने माना है। ठीक है, आई होप इतने क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, और इससे आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या जो है आप लोगों के अंदर जो है किस चीज की कमी है। अपनी कमी को पकड़िए और उसे ठीक कीजिए, सुधारिए उसे। अब जो चीज, जो मिस्टेक्स आपकी यहां पर हो रही है, वो मिस्टेक अब आगे नहीं होनी चाहिए। ये अगर आपके अंदर जो है रहेगा, तो डेफिनेटली मैं बोल रही हूं आप लोग यूजीसी नेट के लिए बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो बनकर बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रही है अगर आपके अंदर ये जो है हैबिट है आपकी, कि आप अपनी कमी को पकड़कर उसे जो है इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। तो जो भी आपकी यहाँ पे छोटी मोटी मिस्टेक्स रहती हैं, या जो भी आपको यहाँ पर कमी नजर आती है, उन सबको कवर अप करने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, जो क्या कहता है? शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका काव्य लक्षण है? शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका काव्य लक्षण है? तो काव्य लक्षण को याद कीजिए। काव्य लक्षण में किन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी, उनको याद कीजिए। फिर उसमें बताइए मुझे कि किसकी जो है, किसने ये कहा है। तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, आचार्य भरत मुनि ने कहा है, पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है, या आचार्य बामन ने क्या है? तो बताइए। शब्दार्थो सही तो काव्यम बोल रहे हैं ना, मतलब शब्द और अर्थ दोनों की बात की जा रही है, कि ऐसे काव्यम किसको कहा गया है? जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का महत्व हो, दोनों जिसके भीतर होते हैं, दोनों को जोड़कर जो है काव्य की रचना, संरचना की जाती है। तो किसने ये कहा है? तो इसका आंसर है आचार्य बामहा। इसका आंसर क्या है दोस्तों? आचार्य बामहा। आचार्य बामहा ने ही कहा है कि शब्द और अर्थ जो होते हैं उनको मिलाकर जो है शब्दार्थ जो होता है उसको जो है हम काव्य कह सकते हैं, वही काव्य होता है। ठीक है, शब्द और अर्थ मिलकर काव्य की संरचना होती है। उसके बाद आगे आ जाता है, काव्य अलंकारों में कुल कितने अलंकार माने हैं? तो सबसे पहले काव्य अलंकारों में कुल कितने अलंकार माने, तो बताइए पहले कितने अलंकार माने हैं, फिर मुझे यह भी बताइए कि काव्य अलंकार किसकी रचना है। ये भी पता होना चाहिए। आसपास के सारे क्वेश्चन, जब भी हम किसी क्वेश्चन को करेंगे ना दोस्तों, देखो सबसे मेन चीज क्या है याद रखनी, कभी भी किसी प्रश्न को करना है ना, उसके आसपास के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, उन सभी को पकड़ लीजिए, उन सभी को कैच आउट कीजिए। क्लियर है? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हो, ठीक है, फिलर फॉर्म में प्रीवियस ईयर जो हमारा फिलर फॉर्म जो एप्लीकेशन है उसमें मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी जो है डाल रखे हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन पेपर्स करते हो, उन क्वेश्चन पेपर्स में जब आप जाओगे, तो उन क्वेश्चन पेपर में आप क्या करना कि कोई भी प्रश्न पढ़ोगे ना, उसका उत्तर पढ़ोगे, तो उसके उत्तर के साथ साथ उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को पढ़िए, ताकि वो जो टॉपिक है वो आपके माइंड में सेटअप हो जाए और वो आपको क्लियर हो जाए कि इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आया, आई विल क्रैक, मैं उसे क्रैक कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, ये चीज, ये हैबिट मैंने कहा अपने भीतर डाले। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक क्वेश्चन में रोज 10-10 क्वेश्चन कीजिए, रोज 10-10 क्वेश्चंस जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई भी एक खोल लीजिए, उसमें आप रोज 10-10 क्वेश्चन कीजिए, और वो 10-10 क्वेश्चंस का टारगेट ये रखिए कि वो 10-10 क्वेश्चंस के आसपास के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों के जो है आप चर्चा कीजिए और उन सारे प्रश्नों को कीजिए। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने मेरे ख्याल से ग्रुप वगैरह बना रखे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ,
तो आप लोगों ने ग्रुप जो बना रखे हैं जिसमें आपने ये फ्रेंड्स को जो भी है ऐड कर रखा है, स्टूडेंट्स को ऐड कर रखा है, तो आप उसमें इन चीजों के बारे में चर्चा कीजिए। रोज 10 प्रश्न उसमें डालिए और 10 प्रश्न के उत्तर फाइंड आउट करने के लिए दीजिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स उनके उत्तर फाइंड आउट करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, उसके आसपास के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं, वो सब भी डिस्कस करेंगे और ग्रुप में डिस्कस करो ताकि आप सभी को उन चीजों के आंसर पता चले। इस तरीके से स्टडी करो। मैं तो आपको कभी नहीं रोकूंगी इन चीजों के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको हमेशा इंस्पायर करती हूँ कि आप लोग ऐसा कीजिए। जितनी मेहनत जिस तरीके से आपको करनी है उस तरीके से कीजिए। जो आपने ग्रुप बना रखा है आप उसको एक सही तरीके से यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो उसके आसपास के सारे प्रश्न जो है वो भी कैच आउट कीजिए और उसे भी कीजिए। तो काव्य अलंकारों में कुल कितने अलंकार है बताइए जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, 38। इसका आंसर है 38। काव्य अलंकारों में कुल कितने अलंकार है, 38 अलंकार है। और 38 में से अगर मैं बात करूं, 38 में से अगर मैं बात करूं तो दो जो है, 38 में से बात करूं तो दो जो है शब्द अलंकार है और 36 रह गए, 36 रह गए। 36 क्या है, अर्थालंकार है, ठीक है। 30 टोटल 38 है ना, 38 में से दो जो है शब्द अलंकार है और 36 जो है वो अर्थालंकार है। तो आप लोगों से अर्थालंकार तो पूछेंगे नहीं क्योंकि वो 36 है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। पर शब्द अलंकार पूछ सकते हैं क्योंकि वो गिनती के दो हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, वो जो दो हैं वो है एक अनुप्रास अलंकार और एक है यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। 38 में से दो जो अलंकार शब्द अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, और 36 आपका जो है वो अर्थालंकार है। टोटल आपके हो गए 38 अलंकार जो काव्य अलंकारों में है, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है, पता है किसी को तो कमेंट कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो बामहा काव्य अलंकार जो है किसकी रचना है, बामहा की रचना है। और बामहा ने जो है 38 अलंकारों का जिक्र किया है। उसके बाद आता है मॉस्को में रूपवाद की शुरुआत कब हुई थी। तो मॉस्को में कब हुई थी, अलग अलग सन बताए थे मैंने आप लोगों को जब आपको पढ़ाया था। तो ये देखो बीच से क्वेश्चन ऐसे बनकर आते हैं। मॉस्को में रूपवाद की शुरुआत कब हुई थी, 1918 में, 1915 में, 1912 में, 1910 में, बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है 1915 में, ठीक है। तो 1915 में मॉस्को में रूपवाद की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो रूपवाद वाला टॉपिक निकालेंगे और उसको थोड़ा सा रीड आउट करेंगे। क्लियर है, समझ आया। कैसे पढ़ना है मैं आप लोगों को वो बता रही हूं, किस तरीके से पढ़ना है वो बता रही हूं कि अगर कोई प्रश्न है तो उसका टॉपिक फटाफट निकालिए, उसके सारे सब पॉइंट्स जितने भी आपने हाईलाइट कर रखे हैं या जो भी कर रखा है, जिस तरीके से आपने नोट्स को क्रिएट कर रखा है, बना रखा है, उन पर ध्यान दीजिए और वो पढ़िए, ठीक है। उसी टाइम ऐसे नहीं करना कि मैं कल करूंगा या कल करूंगी या परसों करूंगी या बाद में कर लूंगी, नो। उसी वक्त एट अ मोमेंट जिस समय अपने प्रश्न पढ़ा है उसी टाइम उसका सॉर्ट आउट करके पूरी क्लैरिटी अपने माइंड में रखनी है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं रखना, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे मैं जब पढ़ाती हूँ बस उस टाइम आपको कोई डाउट है तो आप उस समय मुझसे पूछ सकते हैं इजीली, ठीक है। और वैसे जब आप स्टडी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो डाउट्स है वो क्लियर ही होते हैं। बस वो वाला जो माइंड में डाउट है कि यार इसके रचयिता कौन है, कंफ्यूजन नहीं रखनी। हमेशा डाउट को क्लियर करते रहेंगे तो हमेशा माइंड भी क्लियर रहेगा और आप अपने स्पेसिफिक जो ये सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य इसमें परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो अगला लास्ट प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न है हमारा, व्हाट इज अ क्लासिक। व्हाट इज अ क्लासिक की जो रचना है वह किसने की है, व्हाट इज अ क्लासिक की रचना किसने की है, प्लेटो ने की है, आई.ए. रिचर्ड ने की है, कॉलरिज ने की है या इलियट ने की है, बताइए। इसमें मैंने आप लोगों को ना बहुत सारी रचनाएं इनकी बताई थी, इनकी और भी रचनाएं मैंने जो है आप लोगों को बताई थी। मैं फिर आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इलियट। इलियट की रचना थी ये, ठीक है। तो इलियट ने रचना दी थी व्हाट इज अ क्लासिक, ठीक है। तो उनकी रचना थी ये
और व्हाट इज द क्लासिक जो रचना थी ये कब आई थी? 1945 में। ठीक है, तो 1945 में जो है इनकी रचना आई थी ये वाली व्हाट इज अ क्लासिक। इनकी और भी रचना थी जैसे हिज मेट्रिक एंड पोइट्री, ठीक है, द सीक्रेट वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, ठीक है, दाते हो गया, सिलेक्टेड एसेज हो गया, और भी बहुत सारे, मिल्टन है, द थ्री वॉइसेस ऑफ पोइट्री भी इनकी थी। द थ्री वॉइसेस वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री वॉइसेस ऑफ पोइट्री, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है वो बनकर आ जाता है, पूछ लेते हैं, ठीक है। तो द थ्री वॉइसेस ऑफ जो है पोइट्री, ये वाला प्रश्न भी आ सकता है। तो ये सारे प्रश्न जो है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए थे, आपके माइंड को थोड़ा इधर उधर भटकाने के लिए थे, चकराने के लिए थे, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने स्टडी जो है वो किस तरीके से की है। अब पढ़ना कैसे है वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो एमसीक्यू जो भी करने हैं वो कैसे करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पढ़ने हैं वो किस तरीके से पढ़ने हैं, बिल्कुल इसी मेथड से जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। तो ये तो एक तरीके का डेमो हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्नों की स्टडी करेंगे, प्रीवियस ईयर की भी और उसकी भी, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना और यूजीसी नेट जेआरएफ जो है वो क्रैक कर लेना, ठीक है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि कोविड में आप लोग सारे के सारे घर पर हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आपका जो टाइम की जो वेस्टेज है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप अपने टाइम का यूटिलाइज कीजिए, अच्छी तरीके से मन लगाइए स्टडी में, और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ने को कहा है बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत